चलिए तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है सदिशों का समांतर चतुर्भुज नियम। और इस नियम में हम देखेंगे कि किसी भी कंडीशन में सदिश हो आप उसको ऐड कैसे करेंगे। आपके पास दो वेक्टर दिए गए हैं, इन वेक्टर्स को आप आपस में जोड़ेंगे कैसे, आज इनकी बात हम अपने टॉपिक में करने वाले हैं। हालांकि पिछली वीडियो में, पिछले क्लास में हम कुछ सिंपल सदिशों को किस प्रकार से जोड़ा जाता है उसकी चर्चा कर चुके हैं। तो यदि आप लोग उसे नहीं देखे हैं या उसकी जानकारी आपको नहीं है तो हम पहले एक बार इनका रिवाइज करवा देते हैं। इनसे इन साधारण सदिशों को कैसे जोड़ा जाता है उन नियमों को हम देख लेते हैं ताकि हमें ये नियम आसानी से समझ में आए, क्योंकि सदिश को जोड़ने के लिए ये महत्वपूर्ण नियम होता है और ये एक ऐसा नियम होगा जिसे पढ़ने के बाद आपको कोई अलग से नियम पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। इस नियम में हर प्रकार के सदिशों को आसानी से जोड़ा जाता है। तो चले हम उदाहरण के साथ पहले इनको समझा देते हैं कि सिंपल सदिश को यानी साधारण सदिश को कैसे जोड़ते हैं, फिर हम चर्चा करते हैं आगे की। अपने पास जो ये भौतिक राशियां फिजिकल क्वांटिटी निकल के आई थी, जो कि इस लेसन की शुरुआत में हमने आपको बता दिया था, वो दो प्रकार की होती थी। एक होती थी सदिश और एक होती थी अदिश राशियां, यानी स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज। इनके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं पिछली क्लासों में, इनका वीडियो हम अपलोड कर दिए हैं। अब इन्हें हम जोड़ने की बात कर रहे हैं तो एक चीज, ये जो अदिश राशियां होती है इनको बहुत आसानी से जोड़ा जाता है। इन्हें जोड़ने के लिए आप जो मैथमेटिक्स अभी तक यूज करते आ रहे हैं, बीजगणित, अलजेब्रा, उसके यूज से आप इनको आसानी से जोड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास किसी पात्र में ये एक बर्तन है, इस बर्तन में 8 केजी या 5 केजी शक्कर रखी हुई है। एक ये और पात्र है आपके पास, इस बर्तन में हमने 3 केजी शक्कर रखी। और आप ये तो जानते हैं किलोग्राम अर्थात ये द्रव्यमान की बात कर रहा है, तो द्रव्यमान एक अदिश राशि होती है, तो उसे जोड़ने के लिए हमें किसी विशेष नियम की जरूरत नहीं होती है। यानी यदि आप इन दोनों को जोड़ना चाहें तो ये सीधे सीधे 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 किलोग्राम। इसमें और किसी नियम को समझने या जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यानी कोई भी अदिश राशि है आपके पास, उसको आप बड़ी आसानी से जोड़ सकते हैं। जो बीजगणित आप अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, जो जोड़ आप अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, उन्हीं जोड़ की सहायता से इनको हम आसानी से जोड़ सकते हैं। लेकिन यदि हम बात करें सदिश को जोड़ने के लिए, तो सदिश को कैसे जोड़ा जाता है, तो देखिए कुछ उदाहरण से इसको हम समझते हैं कि आसानी से समझ में आएगा। तो कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं इसके। जैसे कि मान लीजिए यहां पर ये एक बॉक्स रखा हुआ है, ये कोई बॉडी है या बॉक्स रखा हुआ है। इस बॉडी के ऊपर एक व्यक्ति धक्का लगाता है या एक व्यक्ति इसके ऊपर बल लगाता है, और वो बल लगा रहा है सपोज दैट 4 न्यूटन का। एक अन्य व्यक्ति भी है, वो भी यहीं पे खड़ा होकर इस बॉडी के ऊपर बल अप्लाई कर रहा है या बल लगा रहा है 3 न्यूटन का। एक बॉक्स रखा हुआ है, उस बॉक्स को 2 व्यक्ति धक्का लगा रहे हैं, उस बॉक्स के ऊपर बल लगा रहे हैं। एक व्यक्ति बल लगा रहा है 4 न्यूटन का और एक व्यक्ति बल लगा रहा है 3 न्यूटन का। अब यदि आपसे पूछा जाए कि ये बताइए कि इस बॉडी पर कितना बल लग रहा है, इस बॉक्स पर इन दोनों के द्वारा कितना बल लगाया जा रहा है। साथ ही जब इस बॉडी पर ये बल लगाएंगे, ये बॉडी मूव करेगी, ये बॉक्स चलेगा यहां से, तो हम इसको सिंपल सा देख लेते हैं कि 4 और 3 7 न्यूटन का बल इस बॉक्स के ऊपर इन दोनों द्वारा लगाया गया। साथ ही दोनों बल की दिशा हम देखते हैं कि इन दोनों की दिशा इस साइड है, ये बॉक्स भी कुछ इसी तरह से या इसी दिशा में गति करेगा, ये बॉक्स भी इसी दिशा में गति करेगा।
अब हम एक और अन्य उदाहरण को ये देखें कि मान लीजिए कि एक बॉडी यहाँ पर एक बॉक्स रखा हुआ है और इस बॉक्स में एक व्यक्ति यहाँ खड़े होकर के बल लगाता है 4 न्यूटन का, इधर से 4 न्यूटन का इस साइड से बल लगा रहा है, और एक अन्य व्यक्ति है जो इसी बॉक्स को उसके विपरीत साइड में, उसके उल्टा साइड में खड़ा होकर के बल लगा रहा है 3 न्यूटन। यहां पर हम देख रहे हैं कि ये दोनों व्यक्ति एक दूसरे के विपरीत दिशा में लगा रहे हैं, अर्थात एक व्यक्ति इस दिशा में लगा रहा है और एक व्यक्ति इस दिशा में लगा रहा है। तो आप बताइए कि इस बॉक्स के ऊपर इन दोनों द्वारा कितना बल लगाया जा रहा है। तो शायद आप सोच रहे होंगे कि से ये 4 न्यूटन लगा रहा है, ये 3 न्यूटन का बल लगा रहा है, तो दोनों के द्वारा 7 न्यूटन का बल लगेगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस बॉक्स के ऊपर 7 न्यूटन का बल नहीं लगता, बल्कि 1 न्यूटन का बल लगता है। इस बॉक्स में इन दोनों के द्वारा केवल 1 न्यूटन का बल लगा है। अब एक एग्जाम्पल को यदि और लेकर हम समझे, एक उदाहरण को और हम ले ले। यहाँ पर एक बॉक्स और रखा हुआ है और एक व्यक्ति यहाँ पर खड़े होकर के इस बॉक्स के ऊपर बल लगाता है। मान लीजिए कि ये बल भी 4 न्यूटन का ही लगा, 4 न्यूटन के बल से वो धक्का दे रहा है, और एक अन्य व्यक्ति है जो इस बॉक्स के यहाँ पर खड़ा होकर के या इस साइड खड़ा होकर के इसके ऊपर बल अप्लाई कर रहा है, यानी ये बल लगा रहा है कुछ इस तरीके से, और इसका बल मान लिया जाए कि 3 न्यूटन। यानी इस बार हम ये देख रहे हैं कि इस व्यक्ति के द्वारा लगाया गया बल इस साइड है, और ये जो नीचे व्यक्ति है इसके द्वारा लगाया गया बल न्यूटन का इस साइड। अब बात यदि हम करें इसके रिजल्ट की कि इनको हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा। कहने का अर्थ ये हो रहा है कि यदि ये दोनों 4 और 3 न्यूटन का बल लगा रहे तो इस बॉक्स के ऊपर कितना बल लगेगा, साथ ही ये बॉक्स किस दिशा में मूव करेगा, किस दिशा में चलेगा। तो जब हम ये चीज देखते हैं तो हमें देखकर ये समझ में आता है कि ये बॉक्स कुछ इस दिशा में जा रहा है, साथ ही इन दोनों के द्वारा जो लगाया गया टोटल बल है इस बॉक्स के ऊपर वो होता है 5 न्यूटन का। इन दोनों के द्वारा इस बॉक्स पर कुल 5 न्यूटन का बल लगाया। तो देखने पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है कि यहाँ पर दोनों व्यक्ति 4 और 3 न्यूटन का लगा रहे हैं तो 7 न्यूटन बल हो रहा है। यहाँ पर भी व्यक्ति 4 न्यूटन और 3 न्यूटन का ही बल लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इन दोनों का जोड़ 1 निकल के आ रहा है। और जब इस स्थिति में हम देखते हैं तो यहाँ पर इनके बीच लगने वाला बल कितना निकल के आ रहा है, 4 और 3 का योग कितना निकल के आ रहा है, 5। यानी क्या समझ में आ रही बात कि हर एक स्थिति में, हर एक कंडीशन में इस बॉक्स के ऊपर लगने वाले बल का परिमाण अलग अलग होता है। परिणाम की जो दिशा होती है वो भी हर कंडीशन में अलग है। हाँ, इसमें हम दिशा नहीं बताए थे, तो इसकी दिशा होती, बॉक्स चलता है इस साइड, 1 न्यूटन के बल से ये इस साइड मूव करेगा। तो हर कंडीशन में, हर स्थिति में हम देख रहे हैं कि सदिश का जोड़ अलग अलग आ रहा है, जबकि वही व्यक्ति यहाँ भी 4 और 3 न्यूटन बल लगा रहे, यहाँ भी 4-3 न्यूटन का बल लग रहा है, यहाँ पर भी बॉडी पर 4 और 3 न्यूटन का ही बल लग रहा है, लेकिन हर एक कंडीशन में इनका रिजल्ट अलग अलग निकल के आ रहा है। तो हम आज इन्हीं की चर्चा करने वाले हैं कि ये ऐसा होता क्यों है। इनके रिजल्ट को देखकर एक बात तो अपने समझ में आ गई है कि इन्हें हम बीजगणित द्वारा तो बिल्कुल नहीं जोड़ सकते। अलजेब्रा का उपयोग करके, बीजगणित का उपयोग करके इनको हम बिल्कुल नहीं जोड़ सकते, क्योंकि यदि बीजगणित में होता तो इसका रिजल्ट 7 न्यूटन था, तो 4 और 3 इसका भी रिजल्ट 7 न्यूटन होता और इसका भी रिजल्ट 7 न्यूटन ही होता। तो सदिश को हम बीजगणित के नियम से नहीं जोड़ सकते हैं। सदिशों को जोड़ने के लिए कुछ विशेष नियम बनाए गए हैं, उन नियमों की सहायता से ही आप इनको जोड़ सकते हैं। और वो नियम है, एक फर्स्ट नियम है आपका हेड टेल नियम। सदिशों को जोड़ने के लिए एक ये नियम होता है हेड टेल नियम, और ये नियम
कुछ साधारण सदिशों के लिए होता है। इसे हम उदाहरण के साथ आपको समझाते हैं क्या होगा। सेकंड नियम इसमें होता है सदिश योग का त्रिभुज नियम, ट्रायंगल लॉ, और तीसरा होता है सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम। ये कुल 3 नियम होते हैं जिनकी सहायता से हम सदिशों का जोड़ निकाल सकते हैं। तो एक एक करके इन नियमों को जल्दी से हम देख लेते हैं। हेड टेल मेथड, जिसकी बात हम पहले कर चुके हैं, लेकिन आर रिवाइज में इसको पहले दिखा देते हैं और फिर इनकी चर्चा हम बाद में करते हैं। तो चले देखते हैं हेड टेल मेथड क्या होता है। तो चले जल्दी से देख लेते हैं हम हेड टेल नियम को। ये क्या होता है हेड टेल नियम? ये कहता है कि यदि आपके पास 2 वेक्टर दिए गए, मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर ये दिया गया है वेक्टर ए, और एक वेक्टर आपके पास यहाँ पर दिया गया है वेक्टर, इन्हें आपको जोड़ना है। तो करना क्या है, हेड टेल नियम कहता है कि सबसे पहले आप पहले वेक्टर के हेड के पास दूसरे वेक्टर के टेल को जोड़ें। ये तो पता है कि वेक्टर में ये वाला हिस्सा जो होता है ये टेल कहलाता है, और ये वाला हिस्सा होता है हेड कहलाता है। वेक्टर बी का भी ये हेड हो जाएगा, ये टेल हो जाएगा। तो इन्हें जोड़ने के लिए हमें करना क्या है, हेड टेल नियम कहता है कि आप पहले फर्स्ट वेक्टर लीजिए और फर्स्ट वेक्टर के हेड को सेकंड वेक्टर के टेल से जोड़ दीजिए। यानी सेकंड वेक्टर आपका ये है तो इसके टेल को जोड़ दीजिए। यहां से हेड से इसके टेल को जोड़ना है। यानी फर्स्ट वेक्टर का ये हेड था, दूसरे वेक्टर का ये टेल था, तो फर्स्ट के हेड को सेकंड के टेल से जोड़ दीजिए। अब आपके पास जो एक वेक्टर मिला है, कहां से, वेक्टर ए के टेल से वेक्टर बी के हेड तक का जो ये वेक्टर एक प्राप्त हुआ है आपको, यही होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, यानी इन दोनों का जोड़ होगा। अब योग को या परिमाण को हम रिजल्ट बोलते हैं, तो हम इस वेक्टर को प्रदर्शित कर लेते हैं आर से, यानी इन दोनों का जोड़ मान लीजिए निकल के आया है आर से। तो जो आपको उदाहरण मैंने दिखाया था कि बॉक्स में जो बल अप्लाई हो रहा था, एक 4 न्यूटन का एक 3 न्यूटन का बल अप्लाई हो रहा था, तो इन दोनों को जोड़ने के लिए हमने वही तकनीक अपनाई है जो यहाँ पे हेड टेल में चल रहा है। इन दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा, 4 और 3 7 न्यूटन हो जाता है। इन दोनों का जोड़ 7 न्यूटन निकल के आता है। अब हम सेकंड कंडीशन की यदि इसमें हम बात कर लें, तो मान लीजिए कि अपने पास एक वेक्टर ये है ए और एक वेक्टर है अपने पास ये बी। इनको यदि जोड़े तो बस हेड टेल नियम में वही है। करना क्या है आपको कि फर्स्ट वेक्टर के हेड से सेकंड वेक्टर के टेल को जोड़ देना है। यानी यदि ये आपका हो गया मान लीजिए वेक्टर ए, इसका ये होगा हेड, ये होगा टेल, तो सेकंड वाले वेक्टर को आप उठाइए, दूसरे सदिश को उठाइए आप, और रखना कैसे है कि पहले के हेड से दूसरे के टेल को जोड़ना है। यानी ये वाला वेक्टर यहां पर आ जाएगा, इस लाइन के ऊपर आएगा, और ये मान लीजिए हो गया क्या वेक्टर। फर्स्ट वेक्टर के हेड को सेकंड वेक्टर के टेल से जोड़ दीजिए। अब आपके पास जो वेक्टर प्राप्त हो रहा है वही वेक्टर होगा इनका ए और बी का जोड़। तो कितना प्राप्त हुआ हमें, तो इसके लिए यहां पर एक चीज बताई भी गई थी कि रिजल्ट कहां से कहां तक होता है। तो रिजल्ट होता है फर्स्ट वेक्टर के टेल से सेकंड वेक्टर के हेड तक। तो ये होगा आपका फर्स्ट वेक्टर का टेल और ये होगा आपका सेकंड वेक्टर का हेड। तो ये जो सदिश आपको यहां से यहां तक प्राप्त हुआ है, यही सदिश होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर, ये सदिश कहलाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। यदि इन दोनों का जोड़ ये निकल के आएगा। तो यदि हम प्रायोगिक तौर पर या इसको गौर से देखें तो हमें देखने पर यह मिल रहा कि वास्तव में यहाँ पर सदिश क्या हो रहे, घट रहे हैं। चूंकि ए यहां तक था और उसमें ये बी माइनस हुआ है, तब तो हमें ये वाला हिस्सा प्राप्त हुआ है, यानी कहने का मतलब है कि यदि सदिश विपरीत होते हैं तो वो आपस में क्या होते हैं, घट जाते हैं।
और इसकी बात भी हम पहले आपसे कर चुके हैं, जब सदिश का प्रकार आपको हम बताए थे तो वहां एक सदिश आपको मिला था अपोजिट वेक्टर या विपरीत सदिश। और विपरीत सदिश के लिए मैंने बताया था कि फिजिक्स में एक नियम होता है कि जहां वेक्टर एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं, अपोजिट हो जाते हैं, तो उसके लिए हम वेक्टर के आगे माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। तो देखें ये क्या हो जाएगा, ये हुआ आपका वेक्टर ए प्लस, अब हम वेक्टर बी को जोड़ रहे हैं तो ये हुआ वेक्टर बी, लेकिन यहाँ पे आप देखने को मिल रहा है कि वेक्टर ए और बी की दिशा आपस में एक दूसरे से अपोजिट है, विपरीत चल रही है, तो बी के आगे हमको क्या लगा देना है, माइनस। तो रिजल्ट क्या निकल के आएगा, वेक्टर ए प्लस माइनस माइनस वेक्टर बी, यानी जब विपरीत दिशा में सदिश होते हैं तो आपस में घट जाते हैं। अब तो जो उदाहरण आपको देखने को मिला था, सेकंड एग्जांपल जो आपको मैंने दिखाया था कि ये वेक्टर, ये कोई बॉक्स होता है, इस पे एक व्यक्ति इधर से बल लगा रहा होता है 4 न्यूटन का, और एक व्यक्ति यहाँ खड़े होकर के बल लगा रहा होता है 3 न्यूटन का। तो इनका रिजल्ट कितना निकल के आएगा, तो उसे हम इस नियम से देख लेते हैं कितना हो जाएगा, 4 और -3 बराबर कितना निकला, 1 न्यूटन। अब यदि हम तीसरे कंडीशन की बात करें तो मान लीजिए कि आपके पास एक वेक्टर इस तरीके से काम कर रहा है और एक वेक्टर इस तरीके से काम कर रहा है, इनको जोड़ना है। तो इन्हें जोड़ने के लिए हमें क्या करना है, तो वहां भी आप हेड टेल नियम को लगा दीजिए। हेड टेल नियम क्या कहता है कि फर्स्ट वेक्टर के आप हेड को सेकंड वेक्टर के टेल से जोड़ दीजिए। तो चले हम इनको जोड़ के देख लेते हैं। तो ये मान लीजिए कि हो गया फर्स्ट वेक्टर, और करना क्या है, ये है फर्स्ट वेक्टर का हेड, इससे जोड़ देना है सेकंड के टेल को, यानी वेक्टर बी का ये टेल आके आ जाएगा एक हेड के बाद, हेड के पास। अब लास्ट में क्या कह रहा है ये नियम, ये कहता है कि अब आपका जो रिजल्ट होगा वो कहां से होगा, वो होगा फर्स्ट वेक्टर के टेल से सेकंड वेक्टर के हेड तक, फर्स्ट वेक्टर के टेल से सेकंड वेक्टर के हेड तक, यानी इनका जो रिजल्ट निकल के आता है वो रिजल्ट होता है कुछ ये होता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का जोड़। तो इसको यदि हम एक सदिश का नाम दे दे, रिजल्टेंट माने, तो मान लीजिए ये है आर, इन दोनों का जोड़ निकल के आया है आर। अब इनका यदि परिणाम हमको निकालना है तो देखिए ये कौन सा त्रिभुज बन के तैयार हो गया है, समकोण त्रिभुज है ये, और समकोण त्रिभुज में अपने पास ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, और इन दोनों का रिजल्ट कौन सी हो रही है, हाइपोटेनस यानी कर्ण बता रहा है। तो इसे निकालने के लिए आपको करना क्या है कि आपके पास ये लंब है, आधार है, तो कर्ण निकालने के लिए एक सूत्र होता है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, जो कि पाइथागोरस प्रमेय कहती है। पाइथागोरस प्रमेय से हम इसका रिजल्ट निकाल सकते हैं। बॉक्स वाले एग्जांपल को यदि हम देखें तो बॉक्स में क्या निकल के आ रहा था कि आप एक व्यक्ति इस तरीके से बल लगा रहा था इसके ऊपर 4 न्यूटन का, और एक व्यक्ति नीचे साइड खड़े होकर के इसके ऊपर बल लगा रहा था ऊपर की ओर, और वो लगा रहा था कितने का, 3 न्यूटन का बल लगा रहा था। यानी एक वेक्टर आपका ये था 4 न्यूटन का, वो 3 न्यूटन का, और एक वेक्टर ये था 4 न्यूटन का। इनका रिजल्ट निकाल के हम देख लेते कितना आएगा। तो देखिए आर स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए किसी को भी आप ये मान लीजिए, तो मान लीजिए कि ए की वैल्यू है 4 प्लस बी की वैल्यू है 3, तो 3 का स्क्वायर 4 के स्क्वायर, इसका स्क्वायर हटाइए तो यहाँ अंडर रूट हो जाएगा। ये निकल के आएगा कितना, 16 और 9, आर इक्वल टू अंडर रूट 25 5। यानी आपका जो ये इस बॉडी के ऊपर जो लगने वाला बल है, इन दोनों व्यक्तियों द्वारा जो बल लगाया गया है उसका रिजल्ट क्या हो रहा है, या कितना बल इसके ऊपर लग रहा है, तो आपने देखा कितना निकला है, ये 5 न्यूटन का। तो कुछ इस तरीके से सदिशों को जोड़ा जाता है। अब इनके अलावा कुछ विशेष स्थितियां आ जाए, कुछ क्रिटिकल कंडीशन में वेक्टर दिए गए हैं, तो उन्हें कैसे जोड़ते हैं, तो उन्हें जोड़ने के लिए आप इन नियमों का उपयोग करेंगे, त्रिभुज नियम का और समांतर चतुर्भुज नियम का। साधारण नियमों को जोड़ने के लिए आप हेड टेल मेथड का यूज कर सकते हैं, लेकिन विशेष प्रकार के सदिश हैं तो आपको इनकी सहायता से जोड़ना पड़ेगा। हालांकि एक चीज और है, यदि आप समांतर चतुर्भुज नियम को पढ़ लेते हैं, इसे पूरी तरह से यदि आप समझ लेते हैं, तो इस नियम की विशेष जरूरत नहीं पड़ेगी, इस नियम की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। इस
समांतर चतुर्भुज नियम में ये सभी चीजें कवर हो जाएगी, इनको अलग से देखने की जरूरत नहीं होगी। तो चलिए हम जल्दी से इसको स्टार्ट करके देखते हैं चतुर्भुज नियम क्या है। अब हम एक अन्य उदाहरण की बात करें कि मान लीजिए कि दो वेक्टर किसी कोण पर कार्यरत हैं, दो सदिश आपके किसी कोण पर कार्य कर रहे हैं, तो उनको कैसे जोड़ा जाएगा, उन्हें जोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो इसका एक उदाहरण लेते हैं कि मान लिया जाए कि एक व्यक्ति 5 मीटर पूर्व दिशा में चलता है। एक व्यक्ति 5 मीटर पूर्व दिशा में चलता है, उसके बाद वो तत्पश्चात वो व्यक्ति पूर्व दिशा से 60 डिग्री कोण पर 3 मीटर चलता है। एक व्यक्ति पहले क्या करता है, तो 5 मीटर की दूरी तय करता है कहां, पूर्व दिशा में। इसके बाद वो क्या करता है कि थोड़ा सा मुड़ता है, और मुड़ता कहां है, पूर्व दिशा से वो 60 डिग्री के कोण पर मुड़ता है, पूर्व दिशा से वो 60 डिग्री के कोण पर मुड़ता है, और फिर वो चलता है कितना, 3 मीटर। अब आपसे पूछा जाता है कि व्यक्ति का डिस्प्लेसमेंट कितना है, उस व्यक्ति का विस्थापन कितना है। तो चले थोड़ा सा इसको यदि हम चित्र में समझें, तो मैप में तो आपको डायरेक्शन पता होता है कि ऊपर की ओर नॉर्थ होता है, नीचे की ओर साउथ, यानी ऊपर की ओर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, इस साइड होता है पूर्व और इधर होता है पश्चिम। इस तरीके का डायरेक्शन होता है। इसमें यदि इस वेक्टर को हम बनाएं तो कैसे बनेगा देखते हैं हम। तो क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति 5 मीटर पूर्व की ओर, यानी पूर्व वाली दिशा ये है, इस दिशा में वो व्यक्ति चलता है कितना, 5 मीटर की दूरी पर। इसके बाद वो क्या कर रहा है कि पूर्व दिशा से 60 डिग्री का कोण बनाते हुए मुड़ जाता है। यहां से वो व्यक्ति मुड़ता है, अब मुड़ता कितने पर है, 60 डिग्री के कोण पर मुड़ता है, यानी यहां से वो कुछ इस तरीके से मुड़ जाता है कि यहां बनने वाला ये जो एंगल है वो कितने का हो जाए, 60 डिग्री का। और इसके बाद वो कितनी दूरी तय करता है, 3 मीटर की दूरी वो तय करता है, कुछ इस तरीके से। एक व्यक्ति पहले 5 मीटर दूरी चलता है, इसके बाद वो पूर्व दिशा से, यानी ये आपकी कौन सी दिशा होती है, पूर्व दिशा होती है, तो पूर्व दिशा से वो 60 डिग्री का एंगल बना करके मुड़ जाता है, और फिर से वो 3 मीटर की दूरी को तय करता है। अब आपसे सवाल किया जाता है कि आप बताइए उस व्यक्ति का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, उस व्यक्ति का विस्थापन कितना होगा। तो यहां बात किसकी आ गई, एंगल की, किसी कोण की बात आ गई है। और जब कोण की बात आ गई है तो इसका जोड़ या इसका योग हम हेड टेल मेथड से नहीं निकाल सकते, हेड टेल नियम से ये नहीं निकाला जा सकता है। तो इसका जोड़ निकालने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा समांतर चतुर्भुज का नियम, यानी इस नियम से इस प्रकार के वेक्टर्स को हम निकाल सकते हैं। अभी यही साधारण वेक्टर होता कि 5 मीटर पूर्व चलता है, इसके बाद वो चला जाता है 3 मीटर उत्तर की ओर चला जाता है, नॉर्थ में जाता है 3 मीटर, तो आप आराम से निकाल लेते हैं हेड टेल मेथड का उपयोग करके। लेकिन यहाँ एक कंडीशन वो बता दिया है कि व्यक्ति 5 मीटर पूर्व दिशा में चलता है, इसके बाद वो पूर्व दिशा से 60 डिग्री का एंगल बनाते हुए 3 मीटर वो चलता है, यानी यहां पर एक कोण की बात हो रही है। तो इसे हम साधारण मेथड से नहीं निकाल सकते या हेड टेल मेथड से नहीं निकाल सकते, इसे समझने के लिए हमें समांतर चतुर्भुज का सहारा लेना पड़ेगा। तो चले अब हम देख लेते हैं इस नियम को, ये क्या कहता है। तो अब हम देख लेते हैं समांतर चतुर्भुज नियम को, ये क्या कहता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी परिभाषा डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो इसकी डेफिनेशन कहती है कि यदि दो सदिशों को किसी समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न
भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाए तो उनका परिणामी उस विकर्ण द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा जो सदिशों के कटान बिंदु से होकर जाता है। ये कहती है परिभाषा, या ये कहता है नियम, ये दो सदिशों को किसी समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाए तो उनका परिणामी अर्थात उनका जोड़ या रिजल्ट उस विकर्ण द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा जो सदिशों के कटान बिंदु से होकर जाता है। ये कह रहा है नियम। इसे अब एक उदाहरण से हम देखें तो मान लीजिए कि आपके पास ये कोई एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर ये है आपके पास बी, और ये दोनों कार्यरत हैं एक दूसरे के साथ कुछ कोण बनाते हुए। मान लिया जाए कि 60 डिग्री का कोण बना रहे हैं, या 30 डिग्री का कोण बना रहे हैं, या 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। तो ए और बी के बीच में बनने वाला कोण, दोनों सदिशों के बीच बनने वाला कोण कुछ भी हो सकता है। तो यहां हम सॉल्व करने के लिए पर्टिकुलर कोई एंगल ना लिख के हम इनको मान लेते हैं कि थीटा कोण पे कार्य कर रहा है, इन दोनों के बीच थीटा कोण बन रहा है। तो चलें इन दोनों सदिशों को हम इसकी सहायता से जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो क्या हो रहा है, ये नियम कहता है कि पहले तो आपको एक समांतर चतुर्भुज बनाना पड़ेगा, क्योंकि पहले ही बोल दिया कि दो सदिशों को किसी समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजा द्वारा दिखाया जाएगा। यानी इस नियम में हमें पहले समांतर चतुर्भुज बनाना पड़ेगा। इसमें एक चीज और रहेगा कि जब आप वेक्टर्स को जोड़ेंगे तो इसमें आपको जोड़ना पड़ेगा एक वेक्टर के टेल को दूसरे वेक्टर के टेल से। आपने हेड टेल मेथड में पढ़ा था कि एक वेक्टर के हेड को दूसरे वेक्टर के टेल से जोड़ा जाता है, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। इस नियम में आपको दोनों वेक्टर के टेल से टेल को जोड़ देना है। तो अब हम क्या करें कि इनको शिफ्ट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका वेक्टर ए, और वेक्टर बी को जोड़ना है कहां, वेक्टर ए के टेल से। तो इसको हम शिफ्ट करके यहां रख देते हैं। तो ये देखिए हो गया वेक्टर बी, ये बना वेक्टर बी, और यहां पर देखें वेक्टर ए का टेल है और वेक्टर बी का भी टेल है, दोनों के टेल आपस में जुड़ रहे हैं। अब आप क्या करें कि एक समांतर चतुर्भुज बना लें, एक चतुर्भुज की आप कल्पना कर लें, या एक चतुर्भुज को आप पूरा कर लें। यहां पर चतुर्भुज की दो भुजाएं तो आपके ये वेक्टर बन गए हैं, दो भुजाएं बची थी, तो इनकी हम कल्पना कर लेते हैं कि यहाँ एक ऐसा चतुर्भुज है। अब चले आप नियम में, तो नियम आपका क्या कह रहा है कि आपका जो परिणामी होगा वो चतुर्भुज का विकर्ण होगा, यानी वेक्टर ए और बी का जो जोड़ होगा, यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का जो जोड़ होगा वो होगा क्या, विकर्ण। इस चतुर्भुज का विकर्ण होगा। तो देखें चतुर्भुज में, किसी भी चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं। एक विकर्ण ये निकल के आएगा यहां से यहां तक, और एक विकर्ण निकल के आएगा ये वाला। इसमें दो विकर्ण मिल रहे हैं अपने पास। तो एक काम करते हैं, हम पहले इस चतुर्भुज का कुछ नाम रख लेते हैं। मान लीजिए कि इसका नाम है पी क्यू आर और एस। तो अपने पास विकर्ण कौन से हैं, एक विकर्ण आपका ये है यस क्यू, और एक विकर्ण है आपका पी से आर तक। तो नियम आपका क्या बोल रहा है कि कौन सा विकर्ण लेना है, तो उस विकर्ण से प्रदर्शित किया जाएगा, या वो विकर्ण इनका जोड़ होगा जो सदिशों के कटान बिंदु से होकर जाए। ऐसा विकर्ण जिनके कटान बिंदु से, तो दोनों के कटान बिंदु या मिलान बिंदु पे कहने का अर्थ ये हो रहा है
कि जिस जगह पर वो सदिश मिल रहे हैं वहां से होकर जाए, यानी ये विकर्ण, ये वाला जो विकर्ण है आपका, यही विकर्ण क्या कर रहा है, इनके कटान बिंदु से होकर जा रहा है, तो दोनों वेक्टर्स का जोड़ ये विकर्ण होगा। यानी इसे हम तो सही ढंग से बना देते हैं। तो दोनों का जोड़ होगा, वेक्टर ए और बी का जोड़ होगा ये विकर्ण, यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू ये वाला डायगोनल ये विकर्ण, और परिणामी है तो इसको हम मान ले कि ये क्या होगा, वेक्टर आर, या वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू इसको हम वेक्टर आर लिख सकते हैं। तो ये है समांतर चतुर्भुज नियम कि यदि आपके दो सदिश दिए गए हैं, हाँ इनके बीच में एंगल मैंने आपको बताया कि कितने का बन रहा था, वेक्टर ए और बी के बीच में हमने मान लिया था कि थीटा कोण बन रहा था। यानी यदि दो वेक्टर किसी कोण पर कार्यरत हैं तो इस नियम की सहायता से आप उनका योग निकाल सकते हैं, उनका जोड़ होगा वो विकर्ण जो इनके कटान बिंदु से होकर जाएगा। अब यदि हम सवाल में चले कि इस आर की वैल्यू हम कैसे निकालें, यदि इसकी वैल्यू मान लीजिए कि 5 न्यूटन की दे दे, या इसकी 5 यूनिट है, इसकी 4 यूनिट है, तो ये जोड़ कितना होगा, तो इनका परिणामी निकालने के लिए एक सूत्र होता है, रिजल्ट निकालने के लिए इनका एक सूत्र होता है, और वो सूत्र है R इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये फार्मूला बनता है। इस फार्मूले की सहायता से आप इस रिजल्टेंट वेक्टर आर की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। यदि आपके पास ए की वैल्यू दी गई है, बी की वैल्यू दी गई है, तो आप इस सूत्र में पुट आउट कर दे, ये थीटा यानी इन दोनों सदिशों के बीच में बनने वाला कोण है, ये कोण की वैल्यू आप यहाँ रख दें, इनको सॉल्व करेंगे तो आपका ये वेक्टर निकल आएगा, इन वेक्टरों का जोड़ निकल के आ जाएगा। अब एक चीज हम जानते हैं कि ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये भी एक वेक्टर ही होता है, ये भी एक सदिश ही होता है, और सदिश है अर्थात इसमें क्या है, दिशा है। जैसे वेक्टर ए की दिशा इस साइड थी, वेक्टर बी की दिशा थी, तो वेक्टर आर की भी दिशा होगी। तो हम वेक्टर आर की दिशा को कैसे बताएं कि इसकी दिशा कहां होगी, तो एक काम करें, यदि हम एक चीज का पता लगा लें कि ये वेक्टर आर है आपका और ये है वेक्टर, ये वेक्टर ए है आपका और ये है वेक्टर आर, तो यदि हमें इन दोनों के बीच बनने वाला कोण पता चल जाए, इन दोनों के बीच बनने वाला कोण पता चल जाए, तो हम निकाल सकते हैं कि आपका जो आर है वो वेक्टर ए से कितना ऊपर है। यह वेक्टर ए की दिशा से, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई सदिश दिया गया है, तो आपको यदि ये वाला कोण पता चल जाए तो आप बता देंगे कि उसका रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा आर, या उसके परिणामी की जो दिशा होगी वो वेक्टर ए से इतने डिग्री ऊपर है या इतने डिग्री नीचे है, कौन सी दिशा में है, इस कोण से डिसाइड हो जाएगा, ये डिफाइन हो जाएगा। तो इनके मान लिया जाए कि इनके बीच बनने वाला कोण है अल्फा, तो इनकी दिशा निकालने के लिए भी एक फार्मूला होता है, और वो फार्मूला होता है tan अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। इस सूत्र की सहायता से आप निकाल लेंगे क्या, ए और आर के बीच बनने वाला एंगल, और जब आपको कोण मिल जाएगा तो आप आसानी से बता देंगे कि आपका जो आर है वो वेक्टर ए से इतने डिग्री ऊपर है। अब ये हाँ एक चीज और है, ये जरूरी भी नहीं है कि हम केवल इसी भर जगह से बता सकते हैं, हम यहां से भी बता सकते हैं। यदि हमको वेक्टर बी और आर के बीच बनने वाला एंगल मिल जाए, ये वाला जो कोण बन रहा है, ये कोण यदि आपको मिल जाए तो आप यहां से भी बता सकते हैं कि अपना आर जो है वेक्टर आर, वो वेक्टर बी से कितने डिग्री कोण पर नीचे चल रहा है, यहां से भी हम निकाल सकते हैं। ये बहुत जरूरी नहीं होता है कि हम यहीं से निकालें कि वेक्टर ए से ही निकालें। तो एक काम करें, यदि आप वेक्टर बी से निकालना चाहते हैं तो मान लीजिए कि ये एंगल बन रहा है बीटा का, तो फिर इसके लिए थोड़ा सा ये सूत्र चेंज हो जाएगा, इसमें थोड़ा सा एक बदलाव हो जाएगा। तब ये सूत्र बनेगा tan बीटा इक्वल टू ए साइन थीटा अपॉन
बी प्लस ए कॉस थीटा, ये बन जाए। तो आप किसी भी जगह से वेक्टर ए से निकालना चाहें तो आपको अल्फा कोण निकालना पड़ेगा, और वेक्टर बी से निकालना चाहे तो आपको बीटा कोण निकालना पड़ेगा, जिन्हें आप इन सूत्र की सहायता से निकाल सकते हैं। हालांकि इसकी आवश्यकता नहीं होती है। यदि आप किसी एक को निकाल लेते हैं, मान लीजिए आपसे सवाल ये किया जाता है, किसी जगह ये सवाल आ जाता है कि वेक्टर ए आर के साथ अल्फा कोण बना रहा है, तो वेक्टर बी आर के साथ कितने का कोण बनाता है। तो इसके लिए तो सीधी सी बात है कि पूरा एंगल कितने का है, थीटा डिग्री का है, तो ये वाला एंगल कितने का होगा। तो आप क्या करें, थीटा में आप अल्फा को घटा दें, थीटा में आप अल्फा को घटा दें, तो पूरे एंगल में यदि आप अल्फा को घटा देंगे तो आपको ये वाला एंगल मिल जाएगा। तो इनकी आवश्यकता नहीं होती है, यदि किसी जगह जरूरत पड़ती है तो आप इनकी सहायता से निकाल सकते हैं। अब रहा सबसे बड़ा सवाल ये जो फार्मूले निकल के आए हैं, परिणामी का ये सूत्र निकला है, दिशा निकालने के लिए सूत्र निकला है, तो ये आए कहां से, इनको निकाला कहां से गया है। तो अब हम क्या करते हैं कि इसके आगे की हम बात कर लेते हैं कि ये सूत्र की व्युत्पत्ति कहां से हुई है, ये सूत्र कहां से बना है। तो चले इसकी हम व्याख्या कर लेते हैं। हालांकि इसकी जरूरत, व्याख्या की जरूरत आपको बोर्ड के एग्जाम में, 11th के एग्जाम में जरूरत पड़ेगी। कंपटीशन वगैरह के एग्जाम में यदि आपको ये नॉलेज होता है, इसकी जानकारी होती है, तो इनकी सहायता से आप आसानी से निकाल सकते हैं। बोर्ड के एग्जाम में, 11th के एग्जाम में आपसे सवाल कर देता है कि आप परिणामी निकालिए, परिणामी की व्युत्पत्ति करिए, तब आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। तो चले इस सूत्र को हम डिराइव कर लेते हैं, इसकी व्याख्या कर लेते हैं कि ये कहां से आता है। तो देखिए इसकी व्युत्पत्ति को हम देखते हैं, ये फार्मूले की उत्पत्ति कहां से हुई है। तो मान लीजिए, माना कि वेक्टर ए व वेक्टर बी दो सदिश एक दूसरे से थीटा कोण पर कार्यरत है। दो वेक्टर हैं आपके पास ए और बी, जो एक दूसरे से थीटा कोण के साथ कार्यरत है, इनका योग निकालना है आपको समांतर चतुर्भुज के नियम से। तो पहले हम एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं, एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। और इसका कुछ नाम रख दें, तो मान लीजिए ओ पी क्यू एस, ये नाम हो गया। ये जो आपका ओपी भुजा दिख रही है, इसमें आप दर्शा दीजिए वेक्टर ए को, और इस वाली भुजा ओएस में आप दर्शा दीजिए वेक्टर बी को। और ये भुजाएं केवल चतुर्भुज को पूरा करने के लिए बनाई गई है। आगे इनकी आवश्यकता जहां होगी तो उस हिसाब से हम इसको देख लेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं कि एक चतुर्भुज ओपी क्यूएस बनाते हैं, जिसकी दो भुजाएं हैं ओपी और ओएस, जिसमें वेक्टर ए और बी को प्रदर्शित किया गया है। इनके बीच में बनने वाला एंगल कितने का बन रहा, थीटा का। अब चतुर्भुज नियम से क्या बोलता है, इनका जो परिणामी होगा वो परिणामी होगा कहां से, इस वाले विकर्ण से प्रदर्शित किया जाएगा। इन दोनों का रिजल्ट जो होगा वो इस विकर्ण द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा, और इसको हम मानते हैं क्या, वेक्टर आर। अब हमें करना क्या है, इस वेक्टर आर की वैल्यू निकालना है। ये वेक्टर आर कितना होगा उसकी वैल्यू निकालना होता है। तो देखिए ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, भुजा ओएस और पी क्यू एक दूसरे के समांतर, साथ ही दोनों की दिशा भी सेम है। तो जितना वैल्यू या जितना रिजल्ट या परिमाण ओएस का होगा उतना ही होगा किसका, पीक्यू का। तो यदि ये वेक्टर बी है तो ये भी हो जाएगा कितना, वेक्टर बी। अब गौर से आप देखिए, इतना करने के बाद तो हमें एक त्रिभुज मिला ओ पी क्यू, ओ पी क्यू। इस त्रिभुज में हमारे पास दो भुजाएं हैं ए और बी, दो भुजाएं हमारे पास हैं। ये तीसरी भुजा हमें निकालना है, या तीसरे भुजा की वैल्यू निकालना है। तो इस त्रिभुज में हमें कोई ऐसा नियम नहीं दिख रहा है जिसकी सहायता से दो भुजाएं दी गई हो तो तीसरी भुजा हम निकाल सकते हैं।
लेकिन एक चीज है कि यदि इस त्रिभुज को हम किसी तरीके से समकोण त्रिभुज बना ले तो समकोण त्रिभुज बनाने से ये भुजा हो जाएगी कर्ण में, और फिर हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके इसका कर्ण निकाल सकते हैं। तो इसे समकोण त्रिभुज बनाने के लिए एक काम करें आप, ये जो भुजा आपकी ओपी है इस भुजा को आप कुछ आगे यानी यहां तक बढ़ा दें टी तक, इस बिंदु का नाम रख देते हैं हम टी। यानी भुजा ओपी को हम क्या कर रहे हैं, ओपी को टी तक बढ़ा लेते हैं या बढ़ाया, और फिर ये जो Q है आपका यहां से एक ऐसे लंब डाल दिए, एक हम लंब डाल दिए, कौन सा QT। तो OP को आप T तक बढ़ाकर QT लंब डाल दें आप, लंब डाला तो आपके पास ये समकोण त्रिभुज एक बन के तैयार है। अब इस समकोण त्रिभुज में देखिए हमें कर्ण निकालना है, बस हमें जरूरत क्या है कि पड़ेगी, ये आधार मिल जाए और ये मिल जाए लंब। यदि ये दो भुजाएं हमें मिल जाती है तो इन दोनों भुजाओं की सहायता से हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और आराम से वेक्टर आर को निकाल सकते हैं। तो देखिए इसके लिए हमें करना क्या होगा, तो पहले तो एक काम करें, हम लगा दें यहां पाइथागोरस प्रमेय। तो समकोण त्रिभुज OTQ में पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या बोल रही है, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो चलिए बताइए कर्ण कितना है, कर्ण है आपका OQ, तो OQ का स्क्वायर इक्वल टू लंब कितना है आपका QT, तो QT का स्क्वायर प्लस आधार, आधार है आपका OT, तो ये हो जाएगा OT का स्क्वायर। अब हम देखते हैं कि इनमें से किसकी किसकी वैल्यू हमारे पास है। तो OQ की तो हम मान लीजिए R माने तो R हो जाएगी, ये जो QT है यानी ये वाली भुजा है इसकी वैल्यू हमें नहीं पता है, और ना ही OT, ये OT की भी वैल्यू हमें पूरा नहीं पता है, क्योंकि ये जो A दिया गया है आपको, ये A कितने तक दिया गया है, केवल O से लेकर के ये T तक का दिया गया है, और चाहिए कहां, O से लेकर T तक चाहिए। तो अब इसमें थोड़ा सा कुछ अलग कर लेते हैं, हमें चाहिए एक भुजा ये QT और एक चाहिए ये PT, क्योंकि जब PT मिल जाएगा तो O के साथ हम जोड़ देंगे, OP के साथ PT जोड़ देंगे तो हमें OT प्राप्त हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करें कि कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात का सहारा ले लें, साइन कास का, और इस वाले त्रिभुज की सहायता से हम इन दोनों का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि इस त्रिभुज में ये भुजा कहलाएगी कर्ण, और कर्ण अपने पास दिया गया है B। तो हम पहले क्या करते हैं कि इस वाले त्रिभुज को लेकर इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं, देखते हैं कि इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। हाँ, एक काम यहां पर और कर लें आप कि OT जो है आपका OT, इसके बारे में लिख दें, परंतु OT इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, OP प्लस PT, क्योंकि हमें पूरा OT निकालने की जरूरत नहीं, हमारे पास OP तक दिया गया है, PT हमको निकालना है, तो इसको हम लिख देते हैं OP प्लस PT। तो ये क्या हो जाएगा, OQ का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा QT का स्क्वायर प्लस OT, OT की जगह पर आप लिख लेंगे क्या, OP प्लस PT, और दिया गया ये स्क्वायर, तो आप इसको स्क्वायर कर लें। अब इसे आप थोड़ा सा और सॉल्व कर ले, आगे इसमें स्क्वायर लग गया है, इसको और सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, ये OQ का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा QT का स्क्वायर प्लस A प्लस B का होल स्क्वायर, फार्मूला लगेगा यहां, तो क्या होगा, ये OP स्क्वायर प्लस 2AB होता है तो 2OP इंटू PT प्लस B स्क्वायर यानी PT का स्क्वायर। हम A प्लस B का होल स्क्वायर के फार्मूले से इसको ओपन कर दिए हैं, तो ये हो गया है, इसको ये A माने इसको B माने, तो A स्क्वायर यानी OP का स्क्वायर
प्लस 2ab OP इंटू PT, तो 2OP इंटू PT प्लस B स्क्वायर होता है, तो B की जगह पर है PT, तो हम इसको लिख लेते हैं क्या, PT स्क्वायर। अब इसको आप बना दीजिए क्या, समीकरण 1। अब इस समीकरण 1 में हमें किसी वैल्यू मिल जाए, तो देखिए हमें इसमें मिल जाए वैल्यू आपको एक ये QT की, इसकी वैल्यू मिल जाए, और आपको मिल जाए PT की वैल्यू। ये दो वैल्यू यदि आपको मिल जाती है, क्योंकि OP की वैल्यू अपने पास है, ये है OP की वैल्यू कितनी है वेक्टर A, तो इसको हम OP की जगह पर रख लेंगे। केवल दो मान हमें मिल जाए, एक ये QT का मान मिल जाए और एक मिल जाए PT का मान, तो हमारा ये समीकरण सॉल्व हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो हम इनका मान निकालने के लिए एक त्रिभुज QTP या PTQ का सहारा लेते हैं। अब देखें एक चीज को, यदि ये वाला एंगल, इनके बीच का ये एंगल थीटा बन रहा है, तो ये एंगल भी थीटा का ही बनेगा, क्योंकि ये भुजा और ये भुजा इनके समांतर है। तो यदि यहां पर एंगल थीटा बन रहा, तो यहां भी एंगल थीटा बनेगा। तो हम क्या करें कि इस त्रिभुज को ले लेते हैं, तो पुनः समकोण त्रिभुज PTQ में, अब PTQ में हमें चाहिए क्या चीज, तो हमें चाहिए ये लंब चाहिए और चाहिए क्या, आधार, और अपने पास कर्ण दिया गया है। तो हम यूज करें यहां पर त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात आपके मेन रूप से कितने हैं, एक है साइन, एक है कॉस और एक होता है टेन। साइन, कॉस और टेन, इनका उपयोग हम कर ले और इनकी सहायता से इसको हम निकाले। तो देखिए हम इनमें से यूज किसको करें, साइन को करें, कॉस को करें या टेन को करें, तो हमारे पास क्या दिया गया है, कर्ण है, लंब की जरूरत है। तो कर्ण और लंब, तो कर्ण और लंब का संबंध किसमें होता है, साइन में होता है। यानी हम पहले यूज कर ले किसको, साइन को। तो साइन थीटा बराबर हम लिख लेते हैं लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा, लंब कितना है आपका, लंब दिया गया है QT बटे कर्ण है आपका PQ, तो हम इसको लिख लेते हैं PQ। और PQ की वैल्यू कितनी है आपके पास, PQ की वैल्यू दी गई है B, यानी यहां पर ये सदिश है, तो केवल यहां हम परिमाण बस लिख लेते हैं। ये हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू QT बटे B। तो इसका निकल के क्या आएगा, QT की वैल्यू जो निकलेगी वो हो जाएगी B साइन थीटा बराबर QT। तो ये QT की वैल्यू आपको निकल के आ गई कितनी, QT बराबर निकल के आया है B साइन थीटा। ये QT की वैल्यू निकल आई है। अब इसी तरीके से हम निकाल लेते हैं PT की। तो अब बताइए किसका यूज करें, हम कॉस का करें या टेन का करें। तो हमें जरूरत किसकी है, आधार की, और अपने पास है क्या चीज, कर्ण। तो आधार और कर्ण का संबंध किसमें होता है, कॉस में, तो हम यूज करेंगे कॉस का, टेन की जरूरत यहाँ नहीं है। तो कॉस का फार्मूला क्या बनता है, कॉस का फार्मूला बनता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो ये हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू आधार कितना दिया गया है PT, तो हम लिख लेते हैं यहाँ PT बटे कर्ण कितना दिया गया है PQ, तो हम PQ लिख लेते हैं। तो cos थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा PT बटे PQ। PQ की वैल्यू कितनी दी गई है B, तो आप यहाँ यूज कर लें B का, तो ये हो जाएगा PT बराबर B cos थीटा। B बटे में था, पक्षांतरण किए तो चला है यहाँ का मल्टीप्लाई में, तो ये हो गया B cos थीटा। यानी हमें मिल गई PT की वैल्यू, हमें मिल गई QT की वैल्यू। अब हम क्या करें कि समीकरण 1 में इन सभी को रख देते हैं। तो समीकरण 1 में मान रख दें आप, तो क्या हो जाएगा, OQ इक्वल टू OQ स्क्वायर बराबर है आपका QT की जगह पर कितना है आपका B साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस OP को देखिए कितना है, OP है आपके पास A, ये हो जाएगा A का स्क्वायर प्लस 2OP आपके पास कितना दिया गया है A, तो OP की जगह पर हो जाएगा A इंटू PT
टी आप कितना निकाल लिए, बी कॉस थीटा, ये हो जाएगा बी कॉस थीटा प्लस फिर कौन बचा आपका पीटी का स्क्वायर है तो पीटी के स्क्वायर की जगह पर आप लिख दे क्या, बी कॉस थीटा का स्क्वायर। ये हो गया। अब इसे और आगे सॉल्व करें आप तो क्या होगा, ओ क्यू का स्क्वायर, हाँ ओ क्यू को आप कितना माने हैं, आर माने हैं तो आप यहां लिख लीजिए क्या, आर का स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्लस ये हो जाएगा बी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, जब इसका स्क्वायर हटाएंगे दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम क्या करें, यहां देखें साइन स्क्वायर थीटा और यहां देखें cos स्क्वायर थीटा और दोनों के साथ में क्या है b, इन दोनों को एक साथ रखकर कॉमन निकाल लेते हैं हम। तो अब स्पेस की कमी है तो एक काम करें, आप यदि इसे लिखना चाहें तो आप इसे लिख लें और फिर इसके बाद इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। इसे आगे सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू इन दोनों को हम पास मिला लें, ये बनेगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये दोनों साथ में आ गए। फिर है आपका ए स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा 2ab cos थीटा, यहां से बी स्क्वायर आप कॉमन निकाल दे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर कॉमन निकला तो अंदर बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो आर स्क्वायर इक्वल टू, अब देखें साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1, 10th क्लास में आप इसको पढ़ चुके हैं त्रिकोणमितीय अनुपात में। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर ही आएगा प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो एक क्रम से इसको आप लिख लें तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब आप क्या करें कि r आपको चाहिए, आर स्क्वायर निकालने की जरूरत नहीं, आपको r निकालना है तो आप इस स्क्वायर को हटा दें तो इधर क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, यानी वर्ग को हटाएंगे तो ये हो गया वर्गमूल। यही है रिजल्टेंट वेक्टर r की वैल्यू निकालने का सूत्र। अब हम बात कर ले वेक्टर r के डायरेक्शन की, इसकी दिशा कहां होगी। तो मान ले हम कि वेक्टर r और वेक्टर a के बीच का ये कोण है अल्फा, यानी r का a की तरफ झुकाव स्लोप यानी ढलान कितना है अल्फा कोण। तो अब हम उपयोग कर लें स्लोप यानी tan का, तो tan अल्फा इक्वल टू क्या होता है लंब बटे आधार। ये स्लोप यदि अल्फा हो तो tan अल्फा बराबर लंब बटे आधार, क्योंकि ये स्लोप यदि हमको मिल जाए, ढलान मिल जाए कि कितने डिग्री का ढलान है हमें दिशा पता चल जाएगी। तो tan अल्फा बराबर लंब बटे आधार होता है। तो आप देखिए इसमें लंब कितना है QT, लंब दिया गया है QT अपान आधार इसका कितना दिया गया है OT। तो ये क्या हो जाएगा tan अल्फा इक्वल टू हो जाएगा QT अपान OT को हम क्या लिख सकते हैं या लिखते हैं OP प्लस PT, यानी ये हो जाएगा OP प्लस PT। चलिए सबकी वैल्यू को हम यहां रख लेते हैं। तो QT की वैल्यू अभी हम निकाले थे, कितनी निकल के आई थी, QT इक्वल टू निकला था B साइन थीटा बटे OP आपका कितना है A है, A प्लस PT कितना है आपका, PT अभी हम निकाले थे कितना B cos थीटा, यानी tan अल्फा इक्वल टू निकल के आ गया है B साइन थीटा अपॉन A प्लस B cos
ये हो गया वेक्टर आर, रिजल्टेंट वेक्टर आर की दिशा निकालने का फार्मूला। यानी इसका स्लोप हमको पता चल जाए कि कितने डिग्री का कोण बन रहा है, तो हम बता सकते हैं कि वेक्टर आर ए के साथ इतने डिग्री कोण पर ऊपर है या बी। इसके लिए भी मैंने बताया था आपको कि आप इसको निकालने के लिए क्या बात करेंगे, थीटा में आप अल्फा को माइनस कर देंगे तो बीटा निकल आएगा। वहां से आप बता सकते हैं कि वेक्टर आर बी के साथ कितने डिग्री कोण से नीचे है। तो इन फार्मूलों की सहायता से आप किसी भी प्रकार के वेक्टर का जोड़ निकाल सकते हैं। और यदि ये सूत्र आपके समझ में आ गया है, ये सूत्र आप अच्छे तरीके से समझ लिए हैं, तो आपको हेड टेल मेथड या और किसी अन्य मेथड को पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। इस सूत्र में या इस नियम में हर एक प्रकार के सदिश के जोड़ कवर हो गए। अब इसमें कुछ हम विशेष कंडीशंस की बात कर लें। अब इसमें यदि हम कंडीशन की बात करें तो मान लें कि ये वेक्टर ए और वेक्टर बी एक ही दिशा में काम कर रहे हैं। यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी एक ही दिशा में कार्यरत है कुछ इस तरीके से, तब इसका जोड़ हम इस सूत्र की सहायता से कैसे निकालेंगे। तो देखिए, यदि दो सदिश एक ही दिशा में काम करेंगे तो इनके बीच एंगल नहीं बनेगा, इनके बीच कोण नहीं बनेगा, अर्थात थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अर्थात थीटा इक्वल टू निकल के आएगा कितना, 0 डिग्री। तो रिजल्टेंट वेक्टर निकालने का फार्मूला क्या होता है आपका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। थीटा की जगह पर आप 0 पुट आउट करें तो क्या होगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी a इंटू बी और cos थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो r इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए यहां cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, ये हो गई 1। और जब 1 का आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा। तो ये पूरी लाइन ना लिख के हम सीधे लिख देते हैं इसको 2ab, ये हो गया 2ab। अब गौर से देखें तो ये किसी का फार्मूला समझ में आ रहा है, और ये फार्मूला किसका है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। यही ना होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, r इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये जो फार्मूला आप पढ़े हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये 2ab आगे भी लिखा जा सकता है, पीछे भी लिखा रह सकता है, इसमें दोनों तरह से हो सकते हैं। तो ये सूत्र अपना कुछ इस तरीके से बन गया। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर। तो ये जो आपका अंडर रूट था इससे स्क्वायर हट गया, तो r इक्वल टू कितना निकला है, a प्लस बी। अब थोड़ा सा आप अपने हेड टेल मेथड को याद करिए, उसमें कुछ है, इन सदिशों को जब हम जोड़े थे एक उदाहरण के साथ तो वहां भी रिजल्ट इनका कितना आ रहा था, r इक्वल टू a प्लस बी ही आ रहा था। यही वहां पर भी सूत्र निकल के आ रहा था। एक बात और आपके लिए हम बता दें कि जब दो सदिशों के बीच में कोण बनेगा थीटा यानी 0 डिग्री का, जब दो सदिशों के बीच बनने वाला कोण होगा 0 डिग्री, और ये कब संभव है, जब दोनों सदिश एक ही डायरेक्शन में चल रहे हो, तब उनका जोड़ मैक्सिमम होगा, अधिकतम होगा। इस कंडीशन में जब दो सदिश एक ही दिशा में कार्य कर रहे हैं अर्थात उनके बीच बनने वाला कोण 0 डिग्री का है, तब इनकी वैल्यू अधिकतम होगी, यानी इनका जोड़ सबसे ज्यादा निकल के आएगा। और ये कई बार के ऑब्जेक्टिव के सवाल में हम देखे हैं कि दिया रहता है कि दो सदिशों का जोड़ अधिकतम है तो उनके बीच थीटा की वैल्यू कितनी होगी, उनके बीच का एंगल कितना होगा, तो कितना बताएंगे आप, वो 0 डिग्री का एंगल बनेगा। तो इसे विशेष रूप से थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम अगले कंडीशन की बात करें, अगले की यदि हम बात करते हैं, मान लीजिए कि ये आपके जो वेक्टर दिए हैं a और b, ये विपरीत दिशा में एक दूसरे से अपोजिट दिशा में कार्य कर रहे हैं। देखिए कैसे, वेक्टर a कुछ इस तरीके से है, वेक्टर b कुछ इस तरीके से चल रहा है। तब बताइए कि इनके बीच का एंगल कितने का होगा,
तो यदि इसको हम यहाँ शिफ्ट कर दें तो इनके बीच के एंगल बनने वाला कितना हो जाएगा 180, क्योंकि ये होता है 90, ये होता है 90, तो यदि इस लाइन को हम हटाएंगे तो कितने का बनेगा 180 का बनेगा। तो थीटा इक्वल टू कितना आएगा 180, 180 डिग्री का एंगल बनेगा। तो इसमें हम रख दें तो क्या हो जाएगा, ये r इक्वल टू निकल के आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 cos 180 डिग्री। cos 180 डिग्री की वैल्यू होती कितनी -1, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू -1 ये इसमें मल्टीप्लाई आप कर दें तो क्या निकलेगा, r इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये प्लस माइनस माइनस 2ab। अब इसे गौर से आप देखें कि किसका फार्मूला दिख रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का दिख रहा है। तो चले इसको हम आगे सॉल्व करके दिखा देते हैं आपको यहाँ पे। तो ये क्या बनेगा आपका, ये बनेगा r इक्वल टू अंडर रूट a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि ये कैसा है, ये दिया गया है, आप एक सूत्र पढ़े हैं माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या यही सूत्र ऐसा भी होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। कुछ इस तरीके से ये सूत्र दिया गया था। तो इसके जगह पर हम क्या लिख देंगे उसको होल स्क्वायर में, और यहाँ अंडर रूट से स्क्वायर हटेगा तो क्या बनेगा r इक्वल टू a माइनस। और इस कंडीशन में जब दो सदिश एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं, विपरीत रहते हैं, इस कंडीशन में उनका जो r होता है, जोड़ होता है, वो मिनिमम होता है, यानी न्यूनतम। सबसे कम जोड़ इसी स्थिति में आएगा जब दो सदिश एक दूसरे के अपोजिट है। हालांकि इनके कुछ सांख्यिक प्रश्न भी हम आपको करवाएंगे, तो वहां इनके बारे में हम देखेंगे और डिटेल से क्या होता है। अब दो कंडीशन हो गई। अब मान लीजिए कि आपके जो ये वेक्टर a और वेक्टर b है, ये एक दूसरे के लंबवत है, एक दूसरे के ये लंबवत। लंबवत का मतलब हो रहा है कि ये हो जाए एक सदिश और ये हो जाए एक सदिश, यानी वेक्टर a और ये हो जाए वेक्टर b। लंबवत का मतलब आप जानते हैं कि दोनों के बीच में कितने का कोण बनेगा, 90 डिग्री का। तो यदि इसके निकालें तो थीटा इक्वल टू कितना होगा, 90 डिग्री। तो सूत्र क्या बनेगा इसका, इसको सॉल्व करते हैं तो r इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0 डिग्री, और वो cos 0 90 डिग्री। तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस cos 0 की वैल्यू होती है, वो cos 90 की वैल्यू होती है 0, मल्टीप्लाई कर दे इसमें तो ये पूरा पोर्शन हो जाएगा 0। तो कितना बचेगा, r इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कब काम करेगा आपका, जब दो वेक्टर्स आपके परस्पर लंबवत हो। तो ये था समांतर चतुर्भुज नियम और उससे संबंधित कुछ तथ्य थे, कुछ बातें थी जो हमने आपको कंप्लीट करवा दी। ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा जरूर है, लेकिन इसे आप पूरा देखें, इसको स्किप करके ना देखें, ताकि ये चीज आपके समझ में पूरी तरह से आ जाए। अब अगली वीडियो हम लेके आएंगे इसी टॉपिक से रिलेटेड, आपका एक अभी सदिश जोड़ का त्रिभुज नियम शेष है, उसको उसमें कवर करेंगे। साथ ही इसके कुछ आंकिक प्रश्न उसमें आपको दिखाएंगे, ताकि जो भी डाउट अभी इसके बचे हुए होंगे उनको भी हम क्लियर कर सके। ठीक है, तो आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं।